नेक्स्ट चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक हम लोग किस में थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में थे, मतलब चार्जेस क्या थे हमारे, रेस्ट पे थे, मतलब एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं वो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, मूव करता रहता है, लेकिन क्या था वो, रैंडम मोशन करते हैं, वो इधर उधर जिग जैग पाथ को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि सबको पता है वो ड्यू टू थर्मल एजिटेशंस इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होती है, एनर्जी होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो रिवॉल्व कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, मोशन में तो होता ही है इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक यूनी डायरेक्शनल मोशन में नहीं होने की वजह से हम लोग उसको किस में डालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में डालते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक पोटेंशियल लगा करके, पोटेंशियल उन्होंने पढ़ लिया, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह पे चार्ज को लेकर के जाया जाता है, सही। अब वो पोटेंशियल हम लोग एक बैटरी से देते हैं, कि बैटरी क्या करेगा, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्जेस का मोशन करवाएगा, और यूनी डायरेक्शन में, सबसे इंपॉर्टेंट अब क्या हो गया, यूनी डायरेक्शनल। अगर किसी भी कंडक्टर में, पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि नोट्स में सब लिखवाया गया था, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, वो सारी बातें मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, नोट्स ले लेना उधर से, तो मेरे पास भी दया भावना नहीं है। चल इधर देखो पहले, एक वायर है ये, वायर का ही मैंने ये क्या लिया है, क्रॉस सेक्शन लिया है, ये सिलेंडर नहीं है, वायर के ही एक पोर्शन को मैंने क्या किया है, जूम किया है, ठीक। और यहां पर मैंने लगा दिया एक पोटेंशियल। अब ध्यान से सुन लो जरा, यहाँ पे पोटेंशियल लगाया गया मतलब एक बैटरी लगाया गया, बैटरी में एक होता है हायर पोटेंशियल और एक होता है लोअर पोटेंशियल, क्योंकि बैटरी का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना, बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना, ताकि चार्ज जो है एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर सके। तो इसीलिए एक इस एंड को क्या करते हैं, हम बड़ा बनाते हैं और एक एंड को छोटा बनाते हैं। ये बड़ा वाला क्या बताता है, हायर पोटेंशियल बोलता है, ये हायर पोटेंशियल, ये क्या बताता है, लोअर पोटेंशियल, जिसको हम आम भाषा में क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव बोल देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है, वो हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल होता है। और हायर को हम लोग पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर लेंगे और लोअर को हम लोग निगेटिव से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये बैटरी के हमारे टर्मिनल्स बन गए। जो बैटरी खरीद के लाता है, एक तरफ प्लस बना होता है, एक तरफ माइनस बना होता है। प्लस का मतलब हायर पोटेंशियल, माइनस का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल। अब देखो, ये एक वायर था, वायर में ही मैंने क्रॉस सेक्शन को जूम किया है। पहले क्या था, मान लो सर्किट खुला हुआ है, ओपन है, सर्किट अगर ओपन है तो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि क्या कर रहे होंगे, रैंडमली मूव कर रहे होंगे कि नहीं, बताओ, रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होंगे, है ना। रूम टेम्परेचर पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपस में रैंडमली मूव कर रहे होंगे, उनका कोई एक नेट इफेक्ट हमको नहीं मिल रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैं ये सर्किट को कंप्लीट करूंगा, सही, ये वाला जो प्लेट है, इधर का जो एंड है, ये पॉजिटिव हो गया कि नहीं, हायर पोटेंशियल पे हो गया, और ये किस पर हो गया, लोअर पोटेंशियल पे हो गया। और हमको पता है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, और निगेटिव चार्ज जो है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाता है, उल्टा हो जाता है उसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है, उल्टा होता है, निगेटिव चार्जेस की वजह से, क्योंकि निगेटिव साइन है ना, निगेटिव साइन होने की वजह से, निगेटिव निगेटिव साइन होने की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल मोशन जो है, निगेटिव साइन की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अब जैसे मैंने यहां पे पोटेंशियल दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल की तरफ भागने स्टार्ट करेंगे, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में हो गए कि नहीं हो गए, यूनी डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन्स जब यूनी डायरेक्शनल मोशन कर रहा होगा तो वो बनाता है करंट। नाम से ही पता चलता है, करंट का मतलब क्या होता है, धारा प्रवाह, हिंदी में क्या बोलते हैं, करंट, वाटर करंट बोलते थे ना, वाटर स्ट्रीम या वाटर करंट, मतलब कोई चीज फ्लो कर रहा है, करंट का मतलब ये होता है कोई चीज फ्लो कर रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो इसीलिए पूरा नाम क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं हम लोग उसको, सिर्फ करंट नहीं बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ये एक यूनि डायरेक्शन में, तो ये हमारा बनाएगा, करंट को बनाता है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को लेता हूं, एक यूनिट क्रॉस सेक्शन को मैंने लिया, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज इससे पास कर रहे हैं, ठीक है, पर यूनिट टाइम में, उसी को बोला गया करंट। तो करंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, एक यूनिट टाइम में कितने चार्ज वहां से फ्लो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक
करंट। यूनिट क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हो जाएगी एम्पियर। अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन भी वही होगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाएगा, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। अब यहां पे देखो दो चीज आई थी, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं जरा, डायरेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में जब ये थ्योरी पढ़ानी स्टार्ट की गई थी, स्टार्टिंग में जब ये थ्योरी पढ़ानी स्टार्ट की गई तो सब लोगों को यही पता था कि कोई भी चीज फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। कोई भी चीज फ्लो करती है कहां से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। सर इस बैटरी में ये हायर पोटेंशियल है और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल है। तो लोगों ने ये मान लिया था उस समय पे कि हायर पोटेंशियल से कोई चीज फ्लो कर रही है और ऐसे घूम करके लोअर पोटेंशियल पे आ रहा है, जिसको नाम दिया गया, क्योंकि फ्लो कर रहा था तो करंट है इसका नाम, क्योंकि फ्लो कर रहा था तो करंट है इसका नाम। अब लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए सब कुछ कि यार हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रही है करंट, सही। लेकिन उसके बाद आए जे थॉमसन। जे थॉमसन ने बोला कि बाबू इलेक्ट्रॉन है जो फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन है जो फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन जो है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में फ्लो करता है। अब क्योंकि ये डेफिनेशन पहले से बनाया जा चुका था कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कन्वेंशनल करंट बोला जाता है। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, जो पुरानी प्रथा चली आ रही है हमारी, ठीक है ना, कन्वेंशनल करंट है ये। लेकिन जे थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से ही करंट बनता है, इसीलिए उसका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। और उसका डायरेक्शन क्या बताया गया, अपोजिट टू करंट के डायरेक्शन में। मींस इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा और करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन बनता है। तो इसीलिए दो डेफिनेशंस पढ़े जाते हैं करंट के। वी हैव टू डेफिनेशंस, पहला होता है कन्वेंशनल डेफिनेशन और कन्वेंशनल करंट, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इतनी बात भी समझ में आ गई हमको, ठीक। अब उसके बाद जो अगला टॉपिक है करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स का मतलब क्या होता है कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, चार्जेस की वजह से, ठीक है ना। करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, चार्जेस की वजह से। और हमारे पास तीन तरह की बॉडीज होती हैं, तीन तरह की बॉडीज है हमारे पास। स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर बात करें हम लोग, वैसे होता है 5 है, लेकिन हम लोग पढ़ते 3 है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, 3 है। अब इनमें कौन कौन से करंट कैरियर्स हैं जो चार्जेस को फ्लो करा रहे हैं या करंट को बना रहे हैं। तो सॉलिड में क्या क्या होता है, सॉलिड में 3 क्लासिफिकेशन करेंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। तो लिख के ही बताता हूं मैं, रुक जाओ उसको। सबसे पहले हमें चार्ज कैरियर्स पता होने चाहिए, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। तो चार्ज कैरियर्स में हम लोग 3 चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले चार्ज कैरियर्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एंड सॉलिड्स में भी फर्दर क्लासिफिकेशन कर देते हैं हम लोग, कैसे कैसे, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स, सही। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स में कौन कंडक्ट करवाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही हमारे क्या करते हैं, करंट को कंडक्ट कराते हैं। इंसुलेटर्स में कोई नहीं होता, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसीलिए इंसुलेटर में करंट, ठीक है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन या नो चार्ज कैरियर्स बोल सकते हो। तो सेमीकंडक्टर्स में कौन करंट को कराता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं इसके पास एंड होल्स होते हैं। लिक्विड की अगर बात की जाए तो आयंस होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव आयंस। याद होगा क्लास 8th वगैरह में पढ़ते हो तुम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। 2 प्लेट, कॉपर के प्लेट हम लोग रखते हैं, करंट को पास कराते हैं, तो HCl जो है H+ और Cl- में ब्रेक होता है और उसकी वजह से करंट हमारा कंडक्ट होता है। तो मतलब लिक्विड्स में क्या होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस होते हैं जो कंडक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। और गैसेज में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गैसेज में और आयंस होते हैं, ठीक है। आयोनाइज्ड एयर, जैसे एयर भी क्या करता है हमारा, ब्रेक डाउन हो जाता है 2 × 10⁸ वोल्ट पर मीटर पे। एयर भी क्या करता है हमारा, कंडक्टर के साथ बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक, जब उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग देंगे तो गैसेज में लिखवाया गया होगा क्या, पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी क्या बनता है, पॉजिटिव आयंस बनता है, आयोनाइज्ड हो जाता है गैस, पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारे चार्ज कैरियर्स हैं।
कि किस मटेरियल में या किस मीडियम में कौन कौन चार्ज को कंडक्ट करवाता है। अब अगला जो टॉपिक हमारा है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब यहां से शुरू हो रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये अपना तुम लोग क्यों डिस्कशन करने लग रहे हो लोग? मेरा सुनना है तो मेरा सुन लो, नहीं तो अपना करना हो तो बोलो, तो उतार कर रख दे रहा हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? अब सबको पता है ये चीज कि किसी भी कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और क्या होंगे, एटम्स होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव आयंस, ये हमारे क्या है, एटम्स हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, फ्री होकर के बाहर निकला है, सही है। और इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसी में क्या करते हैं, रिवॉल्व कर रहे होंगे, इधर इधर घूम रहे होंगे। कितना हो गया, 3 2 5 1 6 लेते हैं, इतना है, ठीक। अब जैसे ही मैं पोटेंशियल लगाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन, सपोज करो ये हायर पोटेंशियल और ये क्या हमारा लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन इधर बहेगा। लेकिन इसमें क्या है, इमूवेबल एटम्स है कि नहीं है, और एटम भारी भी होता है, सबको पता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जब भाग रहे होंगे तो एक दूसरे एटम से क्या कर रहे होंगे, टकरा रहे होंगे, कोलिजन हो रहा होगा इनके बीच में। लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को पता है कि बाबू मुझे जाना यहीं पर है, ठीक है। ये इधर भागेगा, टकराया, मान लो इधर गया, फिर इधर आया, सबको आना यहीं पर है। ऐसे आया, टकराया, इधर गया, मान लो टकराया, फिर ऐसे वापस आ गया इधर। इसी तरीके से सबको पता है कि हमको जाना है एक ही डायरेक्शन में, सबको आना इधर है। लेकिन क्या होगा, टकरा टकरा करके जा रहे होंगे। अरे मैंने इतना स्पेसिंग बनाया, इतना स्पेसिंग होता नहीं है, मेटल है ना, सॉलिड, सॉलिड में सबको पता है क्या होता है, क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग सबसे कम होती है। तो यहाँ पे समझाने के लिए इतना गैप बनाया मैंने। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, टकरा टकरा के इधर की तरफ जा रहे होंगे। तो जब भी वो टकरा रहा होगा तो कुछ न कुछ दूर तक सरक करके जा रहा होगा, उसी को बोला जाता है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसी को बोला गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। या अगर टेक्निकल टर्म्स में बात की जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड। वही बात बता रहा हूं, क्योंकि जब जा रहे होंगे तो कोलिजन्स हो रहे होंगे, टकरा रहे होंगे, और टकराने के बाद भी उधर ही जा रहा है, तो सरक सरक करके उधर की तरफ क्या हो रहा होगा, आगे मूव कर रहे होंगे। उसी जो वेलोसिटी से ये मूव कर रहे हैं उसी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये एवरेज वेलोसिटी होती है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन का स्पीड अलग अलग होगा, तो सबको मैं मेजर कर नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूं, ऑन एन एवरेज लेकर के चलते हैं हम लोग। अब सबसे पहले फोर्स क्या लग रहा है इनकी तरफ। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा निगेटिव टर्मिनल है। तो सबको पता है पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू ई, ठीक है। फोर्स की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू ई। तो हमको पता है फोर्स जो लगेगा वो E इंटू ई लिख दूं, क्योंकि चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन्स की हम लोग बात कर रहे हैं, सही। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास, सारे इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, मास है। अब किसी के पास अगर मास है और उस पर फोर्स लगाया जा रहा है तो एक्सेलरेशन जरूर आएगा, वहां पे एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। तो सर न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से अगर चलें, F इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो F इज इक्वल टू एम ए भी बोला जा सकता है, सेकंड इक्वेशन। और ये दोनों के दोनों फोर्सेस तो सेम ही है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कौन करवा रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो करवा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही हो रहा है। मीन्स ये दोनों फोर्सेज आपस में बराबर है। तो देयरफॉर मैं A इज इक्वल टू ई बाई एम लिख सकता हूं, जहां पे m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, जो पोटेंशियल तुमने दिया उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और हमको एक चीज और पता है कि एक्सेलरेशन होता क्या है, VD माइनस 0 बाई, यहां पे टाउ लिखेंगे हम, रिलैक्सेशन टाइम। अब इसका मतलब क्या हुआ, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितना टाइम इलेक्ट्रॉन चला होगा उसी को हम लोग क्या लेते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स होकर चला है। क्योंकि हमें जब, जैसे मान लो अभी टकराया, एक इलेक्ट्रॉन आया ऐसे टकराया, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 0 हो गई। अब भाग रहा होगा अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ,
और अगले कोलिजन से जस्ट पहले उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी रही होगी, और जैसे कोलाइड हुआ फिर जीरो हो गया कि नहीं हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक पार्ट को लेकर के चलते हैं कि एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में तो स्पीड को गेन किया उसने, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में स्पीड का गेन हुआ था, उसके पहले भी जीरो हो गया, उसके बाद भी जीरो हो गया, वो फिर से भागना फिर स्टार्ट करेगा, फिर जीरो से अपनी वेलोसिटी को बढ़ाएगा। तो हम लोग बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़े हैं। तो मैं मान लेता हूं कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में टाइम लग रहा है टाउ, जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, कि उतने देर तक इलेक्ट्रॉन क्या है, रिलैक्स पोजीशन में चल रहा है, कोई टकराव करा नहीं रहा है किसी से भी, रिलैक्स पोजीशन में चल रहा है, इसलिए उसका नाम दिया गया रिलैक्सेशन टाइम। और अगर ज़्यादा डिटेल में जाते हो तो ये आरएमएस वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं हम लोग सारे इंडिविजुअल टाइम पीरियड्स का, तो उतने डिटेलिंग में हम लोग नहीं जाएंगे अभी, ठीक। तो यहाँ पे मान लो कि रिलैक्सेशन टाइम है और एक्सेलरेशन हमने अभी भी निकाला है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, जीरो, और फाइनली कितनी, वीडी मान लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फाइनली वेलोसिटी कितनी हो रही है उसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो रही है। तो सर यहाँ से जब सॉल्व करेंगे वीडी माइनस जीरो बाई टाउ आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। अब यहाँ से ए की वैल्यू को उठा के यहाँ चिपका दिया जाए, यहाँ से उठा के चिपका देते हैं, इम्प्लाइज डेट ई टाउ बाई ई एम इज इक्वल टू वी डी बाई टाउ, और हमें क्या निकालना था, वी डी निकालना था, तो ई टाउ बाई एम। तो ये होता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ये वैल्यू आती है ई टाउ बाई एम, जहाँ पे ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, और एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। अब अगला जो है हमारा टॉपिक क्या है, मोबिलिटी। मोबिलिटी बोलता है कि कितने इजीली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, ठीक है ना, कितनी इजीली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है तुम्हें कि कोलिजन्स हो रहे हैं, सक्सेसिव कोलिजन्स हो रहे हैं, बार बार कोलिजन्स हो रहे हैं, तो कितनी आसानी से वो निकल करके जा सकता है, उसी को हम बोलते हैं मोबिलिटी। और मैथमेटिकली हम बोलते हैं मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वी डी बाई ई। मोबिलिटी को म्यू सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया होगा, तो मोबिलिटी हमारा हो जाता है, मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई। यहां से वैल्यू को जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ई टाउ बाई एम, क्योंकि ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मोबिलिटी कितना आएगा, ई टाउ बाई एम। अब यहां जरा ध्यान से सुन लेना फिर से, ठीक। अब यहां क्वेश्चंस कैसे पूछता है, तुमको क्वेश्चंस करवाए भी गए होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं मैं, सही है, और एक होल ले लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन और होल, सही है। एक इलेक्ट्रॉन को मैं कंसिडर कर लेता हूं और एक होल को कंसिडर कर लेता हूं। अब दोनों में चार्ज तो दोनों पे सेम ही रहने वाला है, रिलैक्सेशन टाइम भी हम लोग सेम मान करके चलेंगे। मास अलग अलग होता है कि नहीं, किसका मास ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन की होल, किसका मास ज्यादा होगा। होल्स को हम लोग क्या मान के चलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज मान के चलते हैं, मूव नहीं करता लेकिन हम लोग मान करके चलते हैं, हम मान करके चलते हैं कि होल्स क्या है हमारे, पॉजिटिवली चार्ज हैं, और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में मास किसका ज्यादा होता है, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है। सर अगर मास ज्यादा है तो मोबिलिटी कम हो जाएगी, मोबिलिटी कम हो जाने वाली है, सही है ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो मोबिलिटी उसकी ज्यादा है, मोबिलिटी उसकी ज्यादा है, तो वो मूव कर सकता है इजिली। तो तुम ये भी बोल सकते हो कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल, या प्रोटॉन बोल सकते हो तुम कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है, इसी वजह से, ध्यान सुन लो, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाते हैं आसानी से और प्रोटॉन्स मूव नहीं कर पाते हैं। और आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे प्रोटॉन क्या होता है, बाइंड रहता है न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए वो मूव नहीं कर पाता है। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी कम होती है, सॉरी ज्यादा होती है, मोबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो मूव कर सकते हैं। अब जरा ध्यान सुन लो, अगर मैं पोटेंशियल को कांस्टेंट रखता हूं, सही, इफ V इज कांस्टेंट, अगर मैं पोटेंशियल को कांस्टेंट रखता हूं और टेम्परेचर को रिड्यूस करता हूं, टेम्परेचर को कम करता हूं, मैं पोटेंशियल अपना कांस्टेंट है, मैं सिर्फ टेम्परेचर को कम कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनो कि मोबिलिटी पे क्या असर पड़ने वाला है, मोबिलिटी पे या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, सब पे देख लेते हैं क्या असर पड़ने वाला है। तो जैसे ही तुमने टेम्परेचर को रिड्यूस किया, टेम्परेचर अगर रिड्यूस होगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में सब लोग पढ़ के आए हैं, C इज इक्वल टू √3 RT/m। अगर टेम्परेचर रिड्यूस करूंगा तो जो स्पीड है पार्टिकल्स की वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब स्पीड अगर कम हो गया है सर,
तो यहां से यहां जाने में टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं? स्पीड अगर कम कर दिया हूं मैं तो एक जगह से दूसरे जगह जाने में समय क्या लगेगा? अब ज्यादा लगेगा। स्पीड कम हुई तो सर समय ज्यादा लगेगा, और समय को रिलैक्सेशन टाइम बोला गया था कि नहीं? समय ज्यादा लगेगा तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। मोबिलिटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाने वाली है। मोबिलिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा सर। तो अगर मैं टेम्परेचर को रिड्यूस करता हूं तो मोबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। इतनी बात हमको समझ में आ जाती है। दूसरा चीज में क्या एक चीज और बोला गया था कि अगर पोटेंशियल को मैं डबल कर देता हूं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट रखा, पोटेंशियल को मैंने बढ़ा दिया, पोटेंशियल मैंने बढ़ा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पोटेंशियल बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोबिलिटी के ऊपर, ठीक है? तो मोबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम कहोगे सर क्यों? अगर पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ा, है ना? अरे भाई पढ़े ना, इज इक्वल टू माने डेल वी बाय डेल आर। तो अगर पोटेंशियल बढ़ाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा हमारा, भले अपोजिट डायरेक्शन में ही बढ़ेगा, लेकिन बढ़ा तो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा, लेकिन बढ़ा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, ठीक है? तो तुम कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। नो डाउट, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, समय कम हो जाएगा वहां पे। तो एक पैरामीटर बढ़ा तो एक पैरामीटर घट करके क्या करता है? वापस से वैल्यू को बराबर कर देता है। एक पैरामीटर बढ़ रहा है तो दूसरा पैरामीटर घट भी तो रहा है वहां पे, तो इसकी वजह से ओवरऑल जो नेट इफेक्ट होने वाला है वो कितना होगा? जीरो होने वाला है, नेट चेंज कुछ नहीं होगा। तो याद रखना, मोबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर मैं टेम्परेचर घटाऊंगा तो मोबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में लगभग हर साल पूछा जाता है। I इज इक्वल टू NEAVD का प्रूफ बताओ, डिड्यूस द एक्सप्रेशन विच रिलेट्स करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या व्हाट, या ऐसे लिख के देगा फाइंड अ रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, ठीक? इसको देखा जाए, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। अब हमको ये रिलेशन देखना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में लगभग हर साल पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। अब देखो यहां पर हम लोग क्या मानेंगे कि लेट देयर आर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में मैं मान लेता हूं n कितना है? n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मुझे चाहिए इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? करंट निकालना है, और करंट होता क्या है? Q/T होता है, सही है ना? देखो कैसे अप्रोच करना है, भूलेगा नहीं तुमको। करंट अगर कभी भी पूछा, कहीं पर भी करंट पूछता है तो क्या होता है? Q/T होता है, सही? और Q क्या होता है हमारा? Ne होता है, Ne/T हो जाएगा, ठीक है? तो हमको कुल मिला के क्या निकालना है? E हमको पता होता है, N निकालो। सबसे पहले नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, कितने चार्ज वहां पे कैरियर्स हैं हमारे। तो मैंने मान लिया कि एक यूनिट वॉल्यूम में n चार्ज कैरियर्स हैं हमारे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, और हर एक इलेक्ट्रॉन जो है VD वेलोसिटी से चल रहा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ठीक? ये एक पर्टिकुलर मैंने क्या लिया है? एक वॉल्यूम लिया है। मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर के यहां तक चला है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो, और मान लेता हूं टाइम कितना लगा इसको? T टाइम लगा हुआ है, टाइम T लगा हुआ है, तो कितना डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, तो VD इंटू टी बोल सकता हूं मैं। डिस्टेंस हो जाएगा VD इंटू टी, सही? अब वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा? तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ होता है कि नहीं? एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। एरिया कितना माना गया है? A माना गया है, और लेंथ कितना चला है? VD इंटू टी। तो सर मैंने एक पर्टिकुलर एरिया निकाल लिया, क्योंकि हमने करंट के बारे में पढ़ा था कि एक यूनिट एरिया से कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो मैंने इतना एरिया कवर क्या लिया है? कंसीडर किया है। मैं इस एरिया से देखना चाहता हूं कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, हमें पूरे से नहीं मतलब है। मैं एक पर्टिकुलर एरिया लूंगा और उस एरिया से कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उसी को करंट बोला जाता है, वो भी सेम डायरेक्शन में, इधर उधर नहीं, रैंडम नहीं जाना चाहिए, सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है?
वॉल्यूम ये हुआ। हमको पता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में n है तो इतने वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे सर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, n इंटू ए वी डी इंटू टी, ये हो जाएगा। हम मुझे पता चल गया कि इस पर्टिकुलर वॉल्यूम से कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। ठीक है सर, n आपको पता चल चुका है। चार्ज निकालते हैं अब, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा अब यहाँ पे, नेट चार्ज या टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से। टोटल चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई होता है कि नहीं, Q इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा n है तो एन ए वी डी टी इंटू ई कर सकता हूँ, n इंटू ई, पूरा का पूरा निकल गया। अब हमारा करंट हो जाएगा, करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो एन ए वी डी टी इंटू ई अपॉन में टी, टी से टी कट जाएगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दोगे तो एन ई ए वी डी लिख सकता हूं मैं, एन ई ए वी डी। यही प्रूफ तुमको बाबू बोर्ड में करके आना पड़ेगा, प्रॉपर इंग्लिश वगैरह नहीं लिखवाया गया बीच बीच में क्योंकि वो नोट्स में अवेलेबल है ऑलरेडी। और यहाँ पर ये क्या है, फिगर वगैरह समझ में आ गया होगा। तो ये एक्सप्रेशन को याद रखना, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब यहीं से हम लोग करंट डेंसिटी, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म वगैरह भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको अगले टॉपिक में कराया जाएगा नेक्स्ट में, यहाँ तक रिवाइज कर लेना।